हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग नाइपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन होगा, बट हमने पहले भी नाइपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट किया क्योंकि नाइपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाइपर के सॉल्व कराएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन दो तरीके से होगा। एक तो हम फुल पेपर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही मैंने अभी प्लान किया है कि हम टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यू डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यू चाहिए नाइपर की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो हम टॉपिक वाइज हर चैप्टर के सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले बता दूं कि अभी आपको पता ही हो गया होगा कि अब जीपैट की भी डेट से आ गई है और नाइपर का भी फॉर्म की डेट आ गई है। तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो नाइपर की भी आपको प्रिपरेशन साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो इसीलिए बस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं डालना है। बस मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे कराता जा रहा हूँ, पीवाईक्यू डिस्कशन करा रहा हूँ साथ में। अभी अब अगर आप बोलोगे तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी करा दूंगा। और साथ में अभी एक प्लान और है कि नॉन फार्मा के भी हम कुछ लेक्चर्स लेंगे फॉर नाइपर स्पेसिफिक। बट उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करोगे वीडियो पे, तो फिर हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। तो हम आपके लिए और अच्छी सी चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग नाइपर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि टोटल आपको पता है कि नाइपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नाइपर के पेपर में 200 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स का रहता है। तो मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, बाकी निगेटिव मार्किंग का पैटर्न सेम रहता है इसमें भी। जैसे आपके हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन पे आपके 0.5 का 1/4 मतलब 1.25 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, फार्मा नॉन फार्मा सब कुछ मिक्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को सही से मार्क करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, और एट द एंड आपका जो स्कोर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ साथ में आप वीडियो के साथ साथ में अगर आप देख रहे हो साथ में, तो आप चैट बॉक्स में भी अपने मैसेजेस और आंसर्स डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, तो ये रहे इंस्ट्रक्शंस, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही है। पहला क्वेश्चन आया है कि आपका पहला क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइटोकाइनिन इनहिबिटर यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इसमें ऐसा कौन सा साइटोकाइनिन इनहिबिटर है जो किसके फॉर्म में यूज होता है, जो यूज होता है एंटी इन्फ्लामेटरी के फॉर्म में, जिसको हम लोग यूज करते हैं। निमेसोलाइड है वो, एबेटासेप्ट है, डिक्लोफेनैक है, या नेब्यूमेटोन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। फिर उसका जब इधर से मैं आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो ऐसा कौन सा एंटी साइटोकाइनिन इनहिबिटर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में यूज होता है, वो यूज होता है एबेटासेप्ट। क्यों? क्योंकि एबेटासेप्ट हेल्प्स इनहिबिट द सर्टेन इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनहिबिट करता है। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द टी सेल एक्टिवेशन। अब जब टी सेल एक्टिवेशन ब्लॉक करता है ये, साथ में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। किस कंडीशन में? ऑटो इम्यून कंडीशंस में ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबेटासेप्ट। ओके, ये आंसर, ये इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन आपके कोविड के टाइम पे। अब देखो, एक मैं और आपको बता दूं कि ये पेपर है 2020 का। ठीक है, ये पेपर 2020 का है। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे कोविड टाइम था। तो जो नॉन फार्मा क्वेश्चन है ना, आपको इसमें पेपर में, मैं जब आज का बना रहा था, आंसर बना रहा था, तो मैंने देखा कि नॉन फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। तो आपको उनको याद रख लेना। बट आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए जो करंट थोड़ा फार्मा में चल रहा है, करंट चीज़ें जो चल रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको बस कुछ नहीं करना है, डेली का न्यूज़पेपर आप पढ़ना चालू कर दो, आपका काम उससे हो जाएगा। ठीक है, तो उस उतना आप ध्यान रखोगे तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2020 का क्या सिनेरियो था, उस हिसाब से क्या क्वेश्चन बनाए गए थे। ठीक है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो रेमडेसिविर इंटरफेयर्स विद द एक्शन ऑफ विच वायरल एंजाइम। रेमडेसिविर जो है वो किस वायरल एंजाइम से इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो रेमडेसिविर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक्सो राइबोन्यूक्लियस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए गायरेज। रेमडेसिविर किस पे एक्शन शो करता है, मतलब किसके एक्शन को इंटरफेयर करता है। तो रेमडेसिविर जो इनहिबिट करता है वो इनहिबिट करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, जब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को टारगेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो वायरस का रिप्लीकेशन है वो रिप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है। ये इसका मेन काम होता है किसका, रेमडेसिविर का। ठीक है, चलो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया रेमडेसिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैप्टिसोल इज एन एक्सिपिएंट बेस्ड ऑन। कैप्टिसोल जो एक्सिपिएंट है वो किसके पे बेस्ड है? पीएलए पॉलीमर पे बेस्ड है, टीएलजीए पॉलीमर पे बेस्ड है, साइक्लोडेक्सिन पे बेस्ड है, या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? कैप्टिसोल। तो जो कैप्टिसोल आपका एक्सिपिएंट है
वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है साइक्लोडेक्स्ट्रिन पे बेस्ड है। कैप्टिसोल एक्सिपिएंट इज बेस्ड ऑन द साइक्लोडेक्स्ट्रिन। किस पे बेस्ड है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन पे बेस्ड। चलो ये आपका कैप्टिसोल इज अ मॉडिफाइड साइक्लोडेक्स्ट्रिन दैट इंप्रूव द ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड ड्रग की स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। मॉडिफाइड साइक्लोडेक्स्ट्रिन का फॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्टिसोल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री से। मेडिसिनल केमिस्ट्री से पूछा है कि 5 फ्लोरो 3 ऑक्सो 3,4 डाईहाइड्रोपायराजीन कार्बोक्सामाइड इज द IUPAC नेम। अब इसमें ऑप्शन है आपका रिटोनाविर, फेविपिराविर, रेमडेसिविर या पायराजिनामाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकती है कि लोग अगर आप कार्बोक्सामाइड देख के पायराजिनामाइड में चले जाओगे, बट पायराजिनामाइड नहीं है। पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो ड्रग है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेविपिराविर। अगर आपने अब मेडिकेम पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये फेविपिराविर का स्ट्रक्चर है, नॉमेनक्लेचर है इसका। स्ट्रक्चर जो आता है, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन रहेंगे। साथ साथ आप इससे स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलो ना, तो आपको इधर से भी पॉइंट तैयार होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एटम इधर अटैच होगा और यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगेगा और ये से यहाँ पे इस पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 6 फ्लोरो 3 ऑक्सो, यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप हो गया, ये फ्लोरो ग्रुप हो गया, 3,4 डाईहाइड्रो 2 पायराजीन कार्बोक्सामाइड, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फेविपिराविर का स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय द थर्ड डिग्री सबस्ट्रेट्स, लो टेम्परेचर, पोलर सॉल्वेंट्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वेरी वीक बेसिस। ठीक है, क्या क्या चीजें बोला है इसमें, देखो आपको टर्सरी सबस्ट्रेट्स है, लो टेम्परेचर है, पोलर सॉल्वेंट्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वेरी वीक बेसिस। तो इसमें कौन सी आपकी चीजें यूज होंगी, मतलब कौन सा रिएक्शन है ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। GOC का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा रिएक्शन आपको पूछा है, तो आपको यहाँ पे मेनली ये SN1 एंड SN2 में एक होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारी वो होती है, क्या होता है कि जो ऑर्डर का रिएक्शन होता है SN1 में टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर जो होता है वो प्राइमरी होता है। और अगर हम बात कर ले SN2 की, तो SN2 में क्या होता है, SN2 में ये हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है इसका। SN2 में क्या हो जाता है, SN2 में पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर टर्शरी होता है। SN2 में क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर होता है टर्शरी हैलाइड होता है SN2 में। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि टर्शरी सबसेट से फेवर किया गया, तो टर्शरी सबसेट किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा आपको टर्शरी सबसेट फेवर हो रहा है SN1 रिएक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SN1 रिएक्शन। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी द SN1 रिएक्शन। समझिए आपको। चलो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 किसको मिला है। अब ये आपको रिसेंटली, क्योंकि देखो ये ऐसी चीज है ना कि आपको कोई कितना भी करंट अफेयर का क्या होता है ना कि कोई लिमिट नहीं होती, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो तो कवर करवा दूंगा मैं, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती जो आपको कि उसी टाइम पे करेंटली ही होंगी। जैसे अभी 2020 का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द वर्ल्ड, अब ये आपको इस टाइम पे नहीं पूछेगा, 2025 में ये नहीं पूछेगा कि 2020 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं किसको मिला था, वो पूछा जाएगा कि 2020 क्यों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्यों ये क्वेश्चन आया, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2020 में, वो मिला था किरण मजूमदार शॉ को। ठीक है, किरण मजूमदार शॉ को मिला था। और किरण मजूमदार शॉ कौन है, किरण मजूमदार शॉ जो है वो फाउंडर है किसके, बायोकॉन के। ठीक है, फाउंडर है बायोकॉन के। अब बायोकॉन क्या है, बायोकॉन कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी से डील करती है और वो हमारे फार्मा से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है। तो अगर ऐसे कुछ अवार्ड्स, ऐसे कुछ अचीवमेंट्स आते हैं जो फार्मा से अलाइन करते हैं, तो वो उसके चांसेस रहते हैं कि आपके वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नाइपर में स्पेसिफिकली इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि पहली बात तो नाइपर में नॉन फार्मा है, और दूसरा नाइपर में सारे ब्रांचेस से रिलेट होता है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सारे जितने भी आपके ब्रांचेस हैं फार्मेसी में, सभी यहाँ पे नाइपर में है, तो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई करंट अफेयर में चीज़ें आ रही जो फार्मा से, बायोटेक से, आपकी माइक्रोबायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड है, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ये देखो यहाँ पे है कि किरण मजूमदार शॉ, फाउंडर ऑफ द बायोकॉन, रिसीव द ऑनर ऑफ हर कंट्रीब्यूशन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में मिला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the is one of the following sulfonamides pyrimidine ring is absent, which is it, मतलब कौन सी सल्फोनामाइड में जो है वो pyrimidine ring absent होती है। पहला है सल्फोसिमिडीन, दूसरा है सल्फाडिमिडीन और तीसरा है सल्फाडॉक्सिन और चौथा है सल्फीसॉक्साजोट। अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ। ठीक है, क्योंकि अभी आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट ये गारंटी है कि आप
काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो इस वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखेगा जो उसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लोग प्रीमियर के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आप 2x करके देख लो, कैसे भी देख लो, बट आपको मैं ये बोलूँगा कि आप एंड तक देखो बस। जितनी भी अभी क्रैश कोर्स की जो भी क्लासेस पड़ी हुई हैं अभी तक चैनल पे, बस आप उसको देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल देखो, आप 2x पे देखो, बढ़ा के देखो, जैसे देखो, बट आपको पूरा देखना है, तो नहीं तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाओगे, ठीक है। तो उसमें ऐसी कौन सी सल्फोनामाइड है जिसमें पिरिमिडिन रिंग एब्सेंट होती है, तो ऐसी कौन सी सल्फोनामाइड है, वो है सल्फीसॉक्साजोल। सल्फीसॉक्साजोल में जो है वो पिरिमिडिन रिंग नहीं होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिस्टामिन स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय। हिस्टामिन स्ट्रक्चर का क्या नोमेनक्लेचर होता है, वो ये पूछा गया है यहाँ पे हिस्टामिन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टामिन का स्ट्रक्चर होता कैसे। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन एटम होगा, फिर यहाँ से एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ से अपने पास, और यहाँ पे जाके एक NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, और इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये आपका हिस्टामिन हो गया। तो हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर है उसका नोमेनक्लेचर क्या आता है, उसका नोमेनक्लेचर आता है 2,1-H-इमडाज़ोल 4-आइल इथेनामिन, ठीक है। 1-H-इमडाज़ोल 4-आइल इथेनामिन, ये इसका नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इमडाज़ोल रिंग है वो 4th पोजीशन पे अटैच्ड होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि P2 गामा 12 is a chemoreceptor for a adenosine diphosphates ADP that mediate the platelet aggregation, mediate the WBC stimulation, bind to the clopidogrel reversibly और mediate the fibrinolysis। तो ये यहाँ पे जो हमारा P2 Y12 या गामा 12 रिसेप्टर जो है, ये क्या है, ये हमारा एक GPCR टाइप का रिसेप्टर है, जो क्या काम कराता है, जो काम करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, तो काम करता ही करता है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को मीडिएट करता है, इस हिसाब से तो सही हो गया। इसके अलावा क्या काम करता है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये करता है थ्रोम्बिन फॉर्मेशन करता है, ये क्या करता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये जो थ्रोम्बस है, ये जो थ्रोम्बस बनेगा वो क्या होगा, ये टारगेट किया जाता है एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग लाइक की क्लोपिडोग्रेल द्वारा, जो एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स हैं क्लोपिडोग्रेल, उनके द्वारा ये टारगेट किया जाता है। तो ये P2 गामा 2 रिसेप्टर है, ठीक है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का को मीडिएट करता है, और ये कौन से टाइप का रिसेप्टर है, ये हमारा GPCR टाइप का रिसेप्टर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नियोपेंटेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन आर विच टाइप ऑफ आइसोमर। तो सिंपल सा आइसोमेरिज्म आपको मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बताया था, तो मैंने केमिस्ट्री में 2 ही 3 चीज़ें बताई थी। एक बताई थी मैंने GOC से भी आपने क्वेश्चन देख लिया, SN1 रिएक्शन वाला क्वेश्चन था। दूसरा टॉपिक मैंने बताया था आइसोमेरिज्म, और मैंने बताया था नेम रिएक्शन। ये 3 अगर आप कर ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, और एक बार हेटेरो देख लेना। ये 4 टॉपिक थे। तो अभी आप, ये मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आज, इन्हीं में से आप देख लेना कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो नियोपेंटेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन आर विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, किस टाइप के आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, और नॉर्मल आइसोमर ही लिख रखा है, डाइस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक कार्बन रहेगा, एक CH3, ठीक है, एक CH3 इधर आ जाएगा, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया नियोपेंटेन। और दूसरा क्या पूछा, दूसरा 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो पहले हम क्या करेंगे, एक CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे, CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये क्या है, ये आपके कौन सा आइसोमर कहलाएंगे, ये आपको कहलाएंगे चेन आइसोमर। क्योंकि देखो, पोजिशनल आइसोमर तब कहते हैं अगर कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होता है, डायस्टीरियोमर का तो इसमें कोई चांस ही नहीं। चेन आइसोमर में क्योंकि चेन लेंथ में चेंजेस आए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारा कहलाएंगे चेन आइसोमर। सिंपल इनको हम लोग चेन आइसोमर बोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच एक्टिविटी द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ मेटफॉर्मिन is responsible for the inhibitory effects on the glucose production of by liver cells। लीवर सेल्स का जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसको इनहिबिट करने के लिए, ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर सेल्स, जो मेटफॉर्मिन का कौन सा पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिवेशन ऑफ द AMPK, इनहिबिशन ऑफ द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, उसके बाद इनहिबिशन ऑफ द मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन बाय बाइंडिंग टू अ क्रूशियल सेक्शन ऑफ द DNA दैट मेक द प्रोटीन नीडेड टू द ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि हमारा ये मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है, मेटफॉर्मिन करता है कि हमारा AMP को एक्टिवेट करता है, AMPK को एक्टिवेट करता है। और AMPK का फुल फॉर्म क्या है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसको ये एक्टिवेट करता है हमारा कौन सा, मेटफॉर्मिन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमारा सिंगल लेटर कोड फॉर द
पायरोलाइसिन। अब पायरोलाइसिन क्या है? पायरोलाइसिन भी एक हमारा अमीनो एसिड है, रेयर अमीनो एसिड है। पायरोलाइसिन क्या है? एक हमारा रेयर अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये रेयर अमीनो एसिड ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लाइसिन ग्रुप होता है जिसमें पायरोलिन रिंग जो है वो अटैच हो जाती है लाइसिन के साइड चेन में, ठीक है। लाइसिन के साइड चेन में पायरो मतलब लाइसिन तो है ही, लाइसिन के साइड चेन में कौन सी रिंग अटैच हो जाएगी? वो अटैच हो जाएगी पायरोलिन, ठीक है। लाइसिन के साइड चेन में पायरोलिन रिंग अटैच हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वो पायरोलाइसिन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो हमारा सिंबल होता है वो किस सिंबल से इसको हम लोग डिनोट करते हैं? इसको हम लोग ओ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अमीनो एसिड्स के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए सारे। अमीनो एसिड्स आप सिंबल्स भी याद रखना, वो भूलना, उसको छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको सीधे डायरेक्ट नंबर दिलवा के जाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच बैक्टीरियल एंजाइम हेल्प्स द सर्वाइवल ऑफ हेलिकोबैक्टीरियल एच पाइलोरी इन द स्टमक, ठीक है। स्टमक में एच पाइलोरी को सर्वाइवल के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? ये ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एच पाइलोरी को हमारा इसमें सर्वाइवल में हेल्प करता है इन द स्टमक? तो स्टमक में क्या होता है कि हमारा जो यूरिया होता है, मतलब स्टमक में क्या होता है? एसिड्स होता है। तो एसिड की प्रेजेंस में एच पाइलोरी का सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसमें एक एंजाइम होता है, वो होता है यूरेज एंजाइम। यूरेज एंजाइम क्या करता है कि जो एमोनिया है, यूरिया को ब्रेक कर देता है ये एमोनिया में, ठीक है। यूरिया जो है, यूरिया को क्या किया? यूरिया को इसने कन्वर्ट कर दिया एमोनिया में। तो फिर क्या हुआ? जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो जो एच पाइलोरी है वो वहां पे फिर हमारा सर्वाइव कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरियस एंजाइम इज विल द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन नॉट प्रोवाइड अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस? ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड नहीं कर सकता? ठीक है, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन। अब देखो अमीनो एसिड से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको याद रखना है, छोड़ना नहीं। अभी आप ये देखते जाओ कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड नहीं कराता? वो कौन सा अमीनो एसिड है? वो है ल्यूसीन अमीनो एसिड है, जो कि क्या है कि कीटोजेनिक अमीनो एसिड होता है जो ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में कोई भी सबस्ट्रेट नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1H-NMR एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया। स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड इन CDCl3, ठीक है, CD ड्यूटेरियम ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म की बात हो गई। टिपिकली शो अ रेजोनेंस एट 7.24 ppm। व्हाट इज द रेजोनेंस ड्यू टू? मतलब क्या? इसने बताया कि हम 1H-NMR स्पेक्ट्रा जब हमने रिकॉर्ड किया किसमें? अब देखो CH-Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म, अब उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इन्होंने ड्यूटेरियम से, तो ये ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म हो गया। टिपिकली शो रेजोनेंस एट 7.24 ppm। 7.24 ppm पे ये रेजोनेंस शो कर रहा है। व्हाट इज द रेजोनेंस ड्यू टू? अब ये रेजोनेंस क्यों हो रहा है? सिंपल सा रीजन देखो, सबसे पहले हमने बताया कि हमने ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म तो बनाया, बट ये CDCl3 में भी क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है? रेसिडुअल सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। रेसिडुअल सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, और रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या है? वो है CHCl3, प्रोटोनेटेड क्लोरोफॉर्म। तो प्रोटोनेटेड क्लोरोफॉर्म की वजह से क्या होता है? ये किस फॉर्म में अपीयर होता है? ये अपीयर हो जाता है एज अ सिंगलेट। ये अपीयर होता है एज अ सिंगलेट इन 1H-NMR में, एज अ सिंगलेट अपीयर हो जाता है, ठीक है। और वो हमारा किस लिए शो करता है? इसीलिए वो रेजोनेंस शो करता है 7.24 ppm पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द क्लोरोफॉर्म विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। 2020 कोविड-19 फेविपिराविर टेस्टेड एज अ कोविड-19 ट्रीटमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द कंपनी? अब ये देखो यहाँ उस टाइम का करंट अफेयर था कि कौन सी कंपनी का जो ये हमारा फेविपिराविर था। ये अभी वो फेविपिराविर का क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड था, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। अभी इस टाइम पे अगर कोई वायरस चल रहा होगा ट्रेंड में, जो चीज़ें चल रही होंगी, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसीलिए करंट अफेयर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फेविपिराविर किस कंपनी का वो है? फेविपिराविर जो है कोविड-19 के टाइम पे जो यूज़ होता है वो हमारी कौन सी कंपनी का है? वो है हमारा फूजी फिल्म्स। कौन सी कंपनी? फूजी फिल्म्स नाम की जो कंपनी थी उस पे हमारा था। उन्होंने क्या किया था? फेविपिराविर को पहले इन्फ्लुएंजा के लिए डेवलप किया था, बट फिर बाद में पता चला कि इसको हम लोग कोविड-19 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो बस वही चीज़ थी यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टॉर्सिड्स डे पॉइंट ट्रीटमेंट। टॉर्सिड डी पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टॉर्सिड डी पॉइंट कॉज कौन कौन सा करता है वो तो मैंने काफी वीडियोस में बताया है फार्माकोलॉजी की। उसका ट्रीटमेंट बता दें, मतलब उसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं। तो उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें हम लोग क्या है? ऑप्शन क्या क्या आपका सोटेलॉल है, आईब्यूटिलाइड है, डाइआइसोपायरामाइड है और मैग्नीशियम से। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो मैग्नीशियम को हम लोग आईवी रूट से देते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम को आईवी रूट से देते हैं ताकि हमारा टॉर्सिड डी पॉइंट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, बाय गिविंग द मैग्नीशियम टू द आईवी रूट। आईवी रूट से मैग्नीशियम को देके हम लोग टॉर्सिड डी पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ये फिर एनालिसिस का क्वेश्चन कि 13C का केमिकल शिफ्ट हैज अ मच वाइडर रेंज देन 1H केमिकल शिफ्ट बिकॉज। अब देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो हमारे पास क्या केमिकल शिफ्ट है, कौन कौन सी, एक है 13C, दूसरा है 1H। अब इन्होंने ये बोला कि जो 13C की केमिकल शिफ्ट है उस वो बहुत वाइडर होती है, दैट इज अराउंड 300 ppm तक जाती है, और जबकि जो हमारी 1H की होती है वो 10 ppm तक ही रह जाती है। इसके पीछे का आप हमें रीजन बताओ, क्वेश्चन पूछा रीजन। तो अब रीजन ये है कि जैसे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब जैसे हम 1S न्यूक्लियाई की बात करें तो 1S न्यूक्लियाई में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। 1S न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस कराउंड जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, तो उससे जो शील्डिंग इफेक्ट आता है वो भी यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म शील्डिंग इफेक्ट, यूनिफॉर्म एस, यहाँ पे ये आएगा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, वहां पे क्या होता है, यूनिफॉर्म शील्डिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलता है, वहां पे यूनिफॉर्म शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। बट अगर हम ये 13C कार्बन की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो वेरी करता है। क्यों, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन के देखो कि अगर मान लो sp2 है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, sp3 में अलग होगी। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमें ब्रॉडर रेंज ऑफ केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ब्रॉडर रेंज। इस वजह से हमें यहाँ पे ब्रॉडर रेंज देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 1H इज यूजुअली स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द 13C कार्बन। बस यही मेन रीजन है। तो इसका द कॉन्ट्रीब्यूशन द डायमैग्नेटिक शील्डिंग, पैरामैग्नेटिक शील्डिंग, ये उल्टा दे रखा है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द 1H इज यूजुअली स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिड्यूसेस द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बाय इनहिबिटिंग द इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारा क्या करता है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है बाय इनहिबिटिंग द इंटेस्टिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इंटेस्टिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को इनहिबिट करके हमारा क्या करती है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। वो कौन सी ड्रग है, वो ड्रग है हमारे पास इजेटिमिब। इजेटिमिब होती है, वो क्या करती है कि हमारा जो NPC1L1 ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उसको इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कौन सी ड्रग है, वो है इजेटिमिब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट अबेंडेंट एमिनो एसिड इन ह्यूमन प्रोटीन्स। ह्यूमन प्रोटीन्स में सबसे लीस्ट अबेंडेंट एमिनो एसिड कौन सा है, ये यहाँ पे हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अबेंडेंट एमिनो एसिड इन ह्यूमन प्रोटीन, ल्यूसिन, लाइसिन, सिस्टीन या टायरोसिन। तो अब हमें दो चीजें होती है, एक होता है मोस्ट अबेंडेंट और एक होता है लीस्ट अबेंडेंट। तो जो मोस्ट अबेंडेंट होता है वो तो होता है ल्यूसिन। ल्यूसिन जो होता है वो मोस्ट अबेंडेंट एमिनो एसिड हो गया। लीस्ट में आपके दो आते हैं, एक तो आ जाता है आपका सिस्टीन और प्लस एक और आता है, एक होता है ट्रिप्टोफन। सिस्टीन और ट्रिप्टोफन जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं लीस्ट अबेंडेंट अमीनो एसिड। ये दोनों आपके लीस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिस्टीन है, तो सिस्टीन विल बी द राइट आंसर, लीस्ट अबेंडेंट सिस्टीन। सिस्टीन इज रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू द अदर अमीनो एसिड इन मेनी ह्यूमन प्रोटीन्स। ओके, चलो ये रेयर होता है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फार्मा तो जिसकी केमिस्ट्री का ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हेट्रोकेमिस्ट्री से आया। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, पिप्रिडिन, पायरोल, पिरिमिडिन, मॉर्फोलिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या दिया था, सबसे पहला दिया था इन्हें पिप्रिडिन, पिप्रिडीन। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, दूसरा स्ट्रक्चर था पायरोल। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर था पिरिमिडिन। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर था मॉर्फोलिन। ठीक है, अब इसको हमें बेसिसिटी पे अरेंज करना है। अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले हम बेसिसिटी का अगर मतलब समझे तो एबिलिटी टू डोनेट, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, कि उस कंपाउंड की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, कितना इजीली वो डोनेट कर सकता है, वही होती है बेसिसिटी पर्टिकुलर कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो कितना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो होती है उसकी एबिलिटी टू डोनेट। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखेंगे कि उनकी क्या क्या एबिलिटी है डोनेट करने की। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे किसका, सबसे पहले हमारे पास पेप्रिडिन। तो सिंपल सा ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ एक नाइट्रोजन एटम बस, और यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन लग गया, पेप्रिडिन हो गया। फिर पायरोल की अगर हम बात करें तो 5 मेंबर रिंग बनेगी पायरोल, यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये बन गया पायरोल। फिर आता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में क्या होता है, दो नाइट्रोजन होते हैं।
ठीक, पिरिमिडीन में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, समझिए बात, ये हो गया पिरिमिडीन। उसके बाद आता है मॉर्फोलिन। मॉर्फोलिन में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होता है अपना मॉर्फोलिन रिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो है सबसे ज्यादा कौन सबसे इजीली डोनेट कौन कर सकता है। देखो, अगर हम पायरोल की बात करें और पिरिमिडीन की बात करें, तो पायरोल के जो यहाँ पे अब डोनेट तो करेगा नाइट्रोजन, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, यहाँ इसके पे यहाँ पे होंगे, और इस पे यहाँ पे भी होंगे, और इधर यहाँ पे और यहाँ पे भी। अब ये क्या करेगा, ये डोनेट कर सकता है, बट इसके क्या होंगे, इसके हमारे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में अटैच होंगे। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, पिरिमिडीन के साथ भी है। बट अगर हम बात करें नाइट्रोजन, इधर पिप्रिडीन और मॉर्फोलिन, तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इनके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा, सबसे पहले डोनेट करेगा पिप्रिडीन, फिर उसके बाद डोनेट करेगा नंबर 1 पे पिप्रिडीन आएगा, नंबर 2 पे आएगा मॉर्फोलिन, नंबर 3 पे जो आएगा वो आएगा अपना पिरिमिडीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन जो एक्स्ट्रा है वो डोनेट कर सकता है। नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा पायरो। ठीक, तो ये इसका हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। एसिडिटी का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा पिप्रिडीन, फिर मॉर्फोलिन, फिर पिरिमिडीन और फिर पायरोल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो फिर से कोविड-19 से क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट एसोसिएटेड विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कौन कौन सी डिसीज नहीं एसोसिएटेड है। सैर्स कोविड-19 कोरोना वायरस ये तो है ही, मर्स कोविड-19 ये भी था, तो जो स्वाइन फ्लू है वो नहीं एसोसिएटेड होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्वाइन फ्लू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आयुपेसी नेम ऑफ द कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन का जो आयुपेसी नेम है वो पूछा गया है आपसे। तो कार्बामेज़ेपिन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बामेज़ेपिन का, पहले यहाँ पे एक 7 मेंबर्ड रिंग होती। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है, सेम इधर, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है, और उसके साइड साइड में यहाँ से एक 6 मेंबर्ड रिंग इधर, एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 6 मेंबर्ड रिंग इधर। ठीक है, ये होता है, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, और एक यहाँ पे बेंजीन रिंग इधर आ जाएगा, और यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक एस है, इधर से NH2 आता है, और यहाँ पे शायद डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, हाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका NH2 हो जाएगा। ये आपका होता है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बामेज़ेपिन। ये कार्बामेज़ेपिन का स्ट्रक्चर होता है, कार्बामेज़ेपिन का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा, नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, 5H डाइबेंजो B, एजेपिन 5 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, क्या ऑप्शन आ जाएगा, 5H डाइबेंजो B, एजेपिन 5 कार्बोक्सामाइड। अब देखो पूरा नॉमेनक्लेचर सिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी स्पेसिफिक अगर हम नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे तो 1-1.5 घंटे की का लेक्चर नॉमेनक्लेचर पे ही हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप इसका देख लो स्ट्रक्चर के साथ। अगर नॉमेनक्लेचर पे भी आपको चाहिए तो बताना, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना के आपका पूरा नॉमेनक्लेचर भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन। इसमें कौन सा ऐसा एल्कोलॉइड है जो टायरोसिन से डिराइव्ड है। ठीक है, तो टायरोसिन से क्विनिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, विंग का एल्कोलॉइड कौन सा ऐसा एल्कोलॉइड है जो टायरोसिन से डिराइव्ड है। तो यहाँ पे जो क्विनिन एल्कोलॉइड्स होता है वो टायरोसिन से डिवाइड होता है, वो डिराइव होता है कि नहीं होता, ये आप चैट बॉक्स में बताओ। क्विनिन होता है, मॉर्फिन होता है, एट्रोपिन होता है, कौन सा होता है बताओ जल्दी। क्विनिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, विंग का एल्कोलॉइड कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉर्फिन। क्विनिन नहीं होता, मॉर्फिन जो होता है वो हमारा किससे डिराइव होता है, वो हमारा डिराइव होता है टायरोसिन एल्कोलॉइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कार्बिडोलॉल। कार्बिडोलॉल में हमारा कितने इनैनिशियोमर्स होते हैं, हाउ मेनी इनैनिशियोमर्स आर द मिक्सचर ऑफ द कार्डियोलॉल। कार्बिडोलॉल में 2 इनैनिशियोमर्स होता है, एक आर एंड एस, 2 इनैनिशियोमर्स का मिक्सचर होता है किसमें, कार्बिडोलॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Why DSS is used, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, Why DSS is used instead of DMS as the 1H chemical shift reference for the biological sample। मतलब क्या कि बायोलॉजिकल सैंपल के रेफरेंस में 1H केमिकल शिफ्ट में हम DSS क्यों यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द TMS। तो क्यों यूज करते हैं, बिकॉज DSS हैज अ हाई सॉल्युबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। DSS की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्वा सॉल्यूशन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द TMS। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग DSS को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ द TMS की जगह पे हम लोग DSS इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल इज लॉन्च्ड बाय द WHO एंड पार्टनर्स टू हेल्प फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19 के इफेक्टिव ट्रीटमेंट फाइंड करने के लिए हमें कौन सा इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च किया है, सॉलिडारिटी, डिसिडेंस, सेविरेंस या डिसेंसिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉलिडारिटी ट्रायल लॉन्च किया गया है। वाज अ ग्लोबल एफर्ट टू टेस्ट द पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट का ग्लोबल एफर्ट था। जो हमारा कौन सा ट्रायल था वो सॉलिडारिटी ट्रायल था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गया 27। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे।
ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि लूप्रोन इम्प्लांट, जो हमारा लूप्रोन इम्प्लांट है, इज एन एग्जाम्पल। वो किसका एग्जाम्पल है? इरोडेबल इम्प्लांट है, इम्प्लांट पंप है, या इरोडेबल इम्प्लांट इम्प्लांट पंप दोनों है, या हमारा नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, अब ये जो हमारा लूप्रोन इम्प्लांट है वो कौन सी ड्रग का है? वो ड्रग है हमारे पास ल्यूप्रोलाइड का इम्प्लांट होता है। ठीक है, ल्यूप्रोलाइड का ये इम्प्लांट होता है, और ये हमारा क्या होता है कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बना होता है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है कि ये इरोडेबल इम्प्लांट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इरोडेबल इम्प्लांट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो कोविड-19 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोविड-19 उस टाइम पे ट्रेंड में था ना, तो इसीलिए कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट अब ये 2025 के एग्जाम में ये कोविड-19 नहीं आने वाला है, तो अब उसका टेंशन ना लेना कि अभी ये सारे क्वेश्चन रट लो। अब कोविड-19 चला गया है। फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है यार? ये क्वेश्चन अगर आपको बताना पड़े तो फिर क्या बात है, कोरोना वायरस डिसीज। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लेट 2019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? फॉर मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी ड्रग शुड बी टारगेटेड एट। अब मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी के लिए ड्रग कहाँ टारगेट की जानी चाहिए? अब इसका क्या रीजन आप समझेंगे? आप पहले रीजन बताओ चैट बॉक्स में कि क्या आंसर आपको लग रहा है। एकदम सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब हमने फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने एब्जॉर्प्शन में देखा था कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम कहाँ से होता है? वो होता है मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन से। और हमें ये पता है कि बायो अवेलेबिलिटी के लिए एब्जॉर्प्शन का होना जरूरी है, तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी। और सबसे ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ से होगी? सबसे ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। अब देखो कई सारे वायरसेस को, मैक्सिमम वायरसेस का नाम कहाँ से आ जाता है? जिस लोकेशन पे वो फर्स्ट उनका डिस्कवरी होती है वहीं से उनका नाम दे दिया जाता है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो ये जो यहाँ पे है, नॉट, एक्सेप्ट, फॉल्स, नॉट ट्रू, ट्रू, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत परेशान करने वाली हैं आपको एग्जाम में, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे इनको थोड़ा सा ध्यान दे देना कि भाई नॉट है तो नॉट का ध्यान रखो, नॉट भाई साहब की इज्जत करो। अगर तुम इनकी इज्जत नहीं करोगे तो फिर ये नंबर तुम्हारे गायब करवा देंगे। तो इनकी हम इज्जत करेंगे और हम बताएंगे कि नॉट नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे कौन सा नहीं है। मर्स एंड इबोला भी है, जीका एंड वेस्ट नाइल वायरस तो है ही, मारबर्ग, रुबेला जो है वो हमारे पास इनके उस पर नहीं है। ये एक लैटिन वर्ड से है जिसका क्या मतलब होता है? लिटिल रेड। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? लिटिल रेड। ये रुबेला एक लैटिन वर्ड से जिसका क्या मतलब है? लिटिल रेड। ये किसी लोकेशन के बेस पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हैंड फुट सिंड्रोम या पैल्मर प्लैंटर इरेथ्रोडिस्टेशिया इज नॉट कॉज्ड बाई, किसके द्वारा कॉज नहीं किया जाता है? यहाँ पे भी देखो नॉट बाई सा फिर से आता, इनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ध्यान से जैसे आ जाए तो सबसे पहला इनको ध्यान में रखो। यहाँ ये आ गए तो इसमें कौन से नहीं है, मतलब ये हैंड एंड फुट सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे सेंसेशंस देखने को मिलती है हैंड एंड फुट में, और इसमें कई सारी ड्रग का ये एक एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसमें ये 5-फ्लोरोयूरासिल का भी एडवर्स इफेक्ट है। फिर हमारा कैप्सिटाबिन का है, डॉक्सोरिबोसिन का भी, जो एंटी कैंसर है उनका तो मैक्सली होता ही होता है। फिर मिटोमाइसिन जो है वो हमारा हैंड एंड फुट सिंड्रोम से एसोसिएटेड नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मिटोमाइसिन। ओके, चलो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सिमेटिडीन एक्ट बाई। अब सिमेटिडीन क्या है? सिमेटिडीन हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। कौन से जनरेशन की एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। सिमेटिडीन जो है हमारी वो है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, और जो किस पे काम करती है? वो काम करती है H2 रिसेप्टर ब्लॉक करके काम करती है। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बाय एक्ट बाय द ब्लॉकिंग द H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती है, ये हमारी सिमेटिडीन। ओके, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर्व गैस गैसेज यूज्ड एज अ वॉरफेयर एजेंट इज आर, मतलब नर्व गैसेज जो वॉरफेयर एजेंट के रूप में यूज की जाती है वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, सेरिन, डेबोन, सोमैन, ऑल ऑफ द सारी गैसेज जितने इसमें ऑप्शन में है वो सारी गैसेज जो है वो वॉरफेयर एजेंट के रूप में यूज की जाती थी, इसीलिए हम लोग ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, चलो डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लेटर सिंबल ऑफ आर्जिनिन। अब देखो अभी एक क्वेश्चन और पूछा था, तो ये जो अमीनो एसिड के सिंबल्स हैं, अमीनो एसिड का नाम, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल सभी। तो अर्जिनिन का क्या सिंबल होता है? अर्जिनिन का जो सिंबल होता है वो होता है आर। देखो मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स। अब देखो अमीनो एसिड्स में 2 सिंबल होता है, एक 3 लेटर सिंबल होता है, एक होता है 1 लेटर सिंबल। तो 3 लेटर सिंबल उतना नहीं पूछा था, मेनली जो पूछा जाता है वो 1 लेटर सिंबल ही पूछा जाता है। 1 लेटर सिंबल में अगर हम बात करें एलानिन की, अगर हम एलानिन की बात करें तो इसका जो 3 लेटर सिंबल होता है वो ALA होता है, और 1 लेटर सिंबल जो होता है वो A होता है। फिर अगर हम आर्जिनिन की बात करें जो अभी क्वेश्चन में था, ठीक है, आर्जिनिन, आर्जिनिन का जो 3 लेटर सिंबल होता है वो ARG होता है, और 1 लेटर सिंबल जो होता है इसका वो R होता है। एस्पार्जिन की अगर हम बात कर लें, एस्पार्जिन, ये आप नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हो गया ASN
और इसका होता है N। ठीक है, उसका अगर हम एस्पार्टिक एसिड की बात कर लें, एस्पार्टिक एसिड, अगर हम एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसका हो जाता है ASP और इसका जो 1 लेटर सिंबल है वो है D। फिर अगर हम सिस्टीन की बात कर लें, ठीक है, सिस्टीन का क्या हो जाता है CYS और इसका जो सिंबल हो जाता है वो क्या हो जाता है C हो जाता है। ठीक है, इसको लोग नोट कर लिया ये लोग आप लोग। चलो नेक्स्ट अगर हम और आगे बात कर लें, सिस्टीन की बात हो गई। अगर हम ग्लूटामिन की बात कर लें, सिस्टीन के बाद कौन बचा, ग्लूटामिन। अगर हम ग्लूटामिन की बात कर लें तो ग्लूटामिन में GLN और इसका Q होता है सिंबल। अगर हम बात करें किसकी, ग्लूटामिक एसिड की बात कर लें, ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात कर लें तो ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है GLU होता है और इसका जो होता है E होता है। ठीक है, 1 लेटर सिंबल, 1 लेटर सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लाइसिन की बात कर लें, ठीक है, तो इसका क्या होता है GLY होता है और 1 लेटर सिंबल इसका क्या होता है, इसका G होता है। ठीक है, अगर हम हिस्टिडीन की बात कर लें, ठीक है, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन का ये सिंबल क्या होता है HIS और 1 लेटर सिंबल जो होता है वो H होता है। ठीक है, नोट कर लिया इतना, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आइसोल्यूसिन की बात करें, सारे लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर हम आइसोल्यूसिन की बात करें तो आइसोल्यूसिन का क्या होता है ILE और क्या होता है I। ठीक है, अगर हम ल्यूसिन की बात करें, ठीक है, ल्यूसिन की अगर हम बात करें तो इसका LEU और इसका जो 1 लेटर सिंबल होता है L। अगर हम लाइसिन की बात करें, ठीक है, लाइसिन का क्या होता है LYS, 1 लेटर सिंबल जो होता है K। अगर हम मेथियोनिन की बात करें, मेथियोनिन, अगर हम मेथियोनिन की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है MET और M। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, फिनाइल एलानिन, आगे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले किसकी, फिनाइल एलानिन की, ठीक है, सारे लिख लो आज। फिनाइल एलानिन की अगर हम बात कर ले तो इसका क्या होता है PHE होता है और यहाँ पे F से इसका सिंबल होता है। और क्या बच रहा है, प्रोलिन। प्रोलिन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, प्रोलिन हो गया PRO और इसका जो सिंबल होता है वो P होता है। और क्या बच रहा है आपका, प्रोलिन हो गया सेरिन। अगर हम सेरिन की बात कर ले, सेरिन में क्या होता है, सेरिन का होता है SERS। अब देखो अल्फाबेट वाइज में चल रहा हूँ, ऐसे आप अल्फाबेट वाइज चलोगे तो आपको याद रहेगा। ऐसा हो गया, इसके बाद अब टी में आ जाओ तो टी में आता है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन की अगर हम बात कर ले, थ्रियोनिन का क्या होता है THR और इसका ये 1 लेटर सिंबल T। और क्या होता है टी से और जो आता है आपका ट्रिप्टोफन। अगर हम ट्रिप्टोफन की बात कर ले, ट्रिप्टोफन, ठीक है, अगर हम ट्रिप्टोफन की बात करते हैं तो TR, ओ सॉरी TR नहीं होगा, TYR। ठीक है, नहीं, ट्रिप्टोफन का TRP होता है, सॉरी, हाँ, वो टायरोसिन का होता है। ओके सॉरी, ट्रिप्टोफन का क्या होता है, ट्रिप्टोफन का होगा कोई TRP और T। ठीक है, नहीं W, सॉरी TRP W। ठीक है, अगर हम टायरोसिन की बात कर लें तो टायरोसिन का आपका होता है क्या, TYR और टायरोसिन का क्या होता है Y। ठीक है, TYRY। और अगर हम लास्ट में वैलिन की बात कर लें तो वैलिन में क्या हो जाता है VAL और यहाँ पे B। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आपको मैंने बता दिए जितने थे। तो अब आपको इसको एक पेज में लिख लेना और इसको याद कर लेना है, क्योंकि इससे आप देख लो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप और प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाओगे तो आपको और भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा R। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी। अब देखो ये चीजें आपको याद रखनी है, जैसे फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी, फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कौन था फर्स्ट कहाँ फार्मासिस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ था, वो सारी चीजें आपको याद रखना, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी कौन थी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स थी। इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था PC रे ने। इसको स्टार्ट किया था PC रे ने, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी वाज बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स स्टार्टेड बाय द PC रे। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट हुई थी आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ ड्रग फॉलोइंग अ लीनियर फार्माकोकाइनेटिक व्हाट वुड बी द चेंज इन द Tmax इफ द ओरल डोज ऑफ द ड्रग इज डबल्ड। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये पूछा है कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक फॉलो कर रहा है, तो अगर हम ओरल डोज को डबल कर देंगे तो Tmax में क्या चेंज आएगा। तो देखो Tmax क्या होता है कि जो हमारा Tmax होता है वो डोज इंडिपेंडेंट होता है। Tmax क्या होता है, हमारा डोज इंडिपेंडेंट होता है, उसमें डोज का कोई रोल उतना होता नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए लीनियर काइनेटिक्स में डोज इंडिपेंडेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली नहीं, लीनियर काइनेटिक्स अगर है तो वहाँ पे डोज इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए जब लीनियर काइनेटिक्स में हमारा Tmax डोज इंडिपेंडेंट है तो डोज का डबल होना हमारा Tmax पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट है, ऑप्शन Tmax विल बी द रिमेन अनचेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोमर ऑफ जाइलिन विल एग्जिबिट 3 पीक्स इन द 13C NMR। अब जाइलिन का कौन सा आइसोमर जो है वो 3 पीक्स वो करेगा, इसमें 13C NMR में कौन सा 3 पीक्स स्टोर। अब जाइलिन होता क्या, पहले आप ये समझ लो। जो जाइलिन में 3 आइसोमर बोला है इसने, मतलब ऑर्थो, मेटा और पैरा की बात हुई है। तो यहाँ पे ये हो गया ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मेटाजाइलिन। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम एक और ऐसे बना दें,
ठीक है, थोड़ा सा लाइन से इधर उधर है बट आप समझ लेना, ये हो गया पैराजाइलिन, ये ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन। अब यहाँ पे क्या है, जो पैराजाइलिन है इसमें क्या है, सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो जब सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन एनवायरमेंट्स है वो एक कुछ यूनिक कार्बन एनवायरमेंट्स है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 पीक देखने को मिलेंगे किसमें, पैराजाइलिन में। मेन रीजन आपको याद रखना है कि 3 यहाँ पे सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से यहाँ पे हमें 3 पीक्स देखने को मिलेगी इन 30 NMR। ओके, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है जो बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बाई डायरेक्शन मतलब इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है, बाई डायरेक्शन। तो वहाँ पे बाई डायरेक्शन कौन सा है, पिनोसाइटोसिस इज द बाई डायरेक्शन, हमारे पे मैकेनिज्म ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन विल यील्ड प्रेडोमिनेंटली द, मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जो है वो क्या देगा, प्रोडक्ट हुज फॉर्मेशन रिक्वायर द स्मॉलेस्ट फ्री एनर्जी, मोर और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड एट द फ्यूएस्ट स्टेप, प्रोडक्ट दैट कैन फॉर्म द फास्टेस्ट स्टेप। अब यहाँ पे दो कंट्रोल हमने देखा था, एक देखा था कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होता है, एक होता है काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन। तो जो काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन में क्या होता है वो फास्ट होता है, जबकि यहाँ थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जो होता है कि वो होता है कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, चाहे वो लेट में बने। यहाँ पे ऐसा कोई रूल वो नहीं होता कि हमारा तुरंत ही फास्ट होना चाहिए, तो वो मतलब फास्टेस्ट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब फास्टेस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ही होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है थर्मोडायनेमिकली, ये अभी आपके रिसेंटली जीपैट में भी पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, वो एक एग्जाम्पल दे के पूछा गया था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वाटर का जो 25 डिग्री सेल्सियस पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, 78.2 होता है। फिजिकल फार्मेसी में आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने रिसेंटली फिजिकल फार्मेसी का जो लेक्चर लिया था सरफेस इंटरसेक्शन टेंशन वाला, उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूरा सबको बताया था, वाटर का भी अलग अलग चीज़ों काफ़ी चीज़ें बताई थी उसमें, तो उसको आप लोग एक बार जाके देख लेना, आपका हेल्प हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल डिवाइसेज आर नोटिफाइड एज अ ड्रग्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल फॉर द मेडिकल डिवाइस जीएमपी रेगुलेशन स्पेसिफाइड अंडर। मेडिकल डिवाइसेस कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, अब देखो शेड्यूल एम में तो आता है, अब एम में M1 M2 M3 किस में आता है, ठीक है। जो मेडिकल डिवाइसेस आता है वो किस में आता है, वो शेड्यूल M3 में आता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं, शेड्यूल्स पूरा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैं उसे बोनस सब्जेक्ट मानता हूँ। क्यों, क्योंकि वो इतनी इजी क्वेश्चंस उससे आते हैं कि आपको आराम से आप कर सकते हो और आप इजीली उससे नंबर स्कोर कर सकते हो। बस आपको याद रखने क्या क्या मेनली कुछ चीज़ें हैं, आप उसमें याद रख लो तो आपको काम हो जाएगा। लाइक आप उसमें बस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आप सारे शेड्यूल याद कर लो। फिर कुछ जो स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, आप एक कोई ऐसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को छोड़ दो, जितने छोटे छोटे एक्ट हैं सारे एक्ट आप 4 से 5 लाइन में खत्म कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि वो एक्ट किस ईयर में आया, अगर उसमें कोई फॉर्म नंबर्स हैं तो आपके सारे फॉर्म नंबर्स होने चाहिए, बस आप इजीली कर सकते हो। तो शेड्यूल का तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, जाके एक बार प्रीवियस शेड्यूल फार्मेसी एक्ट ये पढ़ा हुआ चैनल पे प्लेलिस्ट है, जाके एक बार देख लेना। ट्रिक के साथ सारा शेड्यूल याद कराया। बाकी अगर आपको फॉर्म नंबर्स और उसकी भी ट्रिक चाहिए ईयर्स के साथ, तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मैं टाइम के साथ उसको भी ले आऊँगा। बट आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे M3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर द पेटेंट। अब देखो ये भी पेटेंट से रिलेटेड क्या है, मोनोपोली, एक्सक्लूसिविटी, डिस्क्लोजर, इंडेफिनिट टर्म। अब पेटेंट का क्या काम है, पेटेंट मतलब ये कि जितने टाइम तक पेटेंट है, अब यहाँ पे भी नॉट भाई साहब आ गए हैं, तो नॉट को ध्यान रखना है कि जितने टाइम तक पेटेंट है उस टाइम तक उस पर्टिकुलर कंपनी की क्या होती है, मोनोपोली होती है, क्योंकि कोई दूसरा बना नहीं सकता, तो मोनोपोली तो होगी। एक्सक्लूसिविटी भी होती है, और डिस्क्लोजर मतलब पेटेंट दिया है इसीलिए जाता है कि कोई भी इन्वेंशन जो किया है तो वो डिस्क्लोज कर दे, ठीक है। बट इनडेफिनिट टर्म नहीं होता है। पेटेंट क्या होता है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 20 ईयर्स के लिए पेटेंट जो होता है वो ग्रांट होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि पेटेंट का ईयर कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेटेंट जो है वो 20 ईयर के लिए ग्रांट होता है, तो इसलिए इनडेफिनिट टर्म नहीं होता, वो डेफिनेट 20 ईयर के टाइम पीरियड के लिए होता है। और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना, मैरिगेट डेहॉफ डेवलप्ड द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस नेम्ड एज, इन्होंने फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस जो बनाया था उसका क्या नाम था, स्विसपोर्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटा बैंक, प्रोटीन डाटा बैंक PDB, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। तो जो इन्होंने फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस बनाया था उसका नाम था एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। क्या नाम था उसका, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो
हेलोपेरिडोल बिलोंग्स टू, हेलोपेरिडोल हमारा एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है? ठीक है, ये भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के है। तो जो हेलोपेरिडोल है वो कौन सा क्लास है? वो है हमारा ब्यूटाइल फिनोन एंटीसाइकोटिक क्लास से बिलोंग करता है। ये आपको इसका स्ट्रक्चर, और अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको वहाँ पे क्लासिफिकेशन याद रखने में मेरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में, और कुछ नॉमेनक्लेचर जो इंपॉर्टेंट है आप प्रीवियस ईयर से निकाल के याद कर लो ना, तो भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? एक्यूट डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर इनिशियल और रिपीटेड इनटेक इज नोन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि जब ऐसे इनिशियल या रिपीटेड डोजेस के फॉर्म में हम उसको दिए और उसका क्या हुआ कि डिक्रीज इन रिस्पॉन्स डिक्रीज मतलब क्या हो गया? टॉलरेंस हो गया। तो हमने पढ़ा था कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को क्या बोलते हैं? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या है? टैकीफाइलेक्सिस इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। अब जब रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस मतलब रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, एक्यूट डिक्रीज इन रिस्पॉन्स या रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, बात तो सेम ही हुई ना भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनयूजुअल फीचर ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन के लिए एक कोई अनयूजुअल फीचर क्या है? द आरएनएज ऑल टर्मिनेट इन कॉमन थ्रेड्स एंड प्रोड्यूस द नेस्टेड सेट ट्रांसक्रिप्ट्स। दे टेक एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन विद अलोंग द आरएनए जीनोम। दे आर नॉट हाईली म्यूटेबल। दे यूज कैप्ड सेलुलर एमआरएनएस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द आरएनएज ऑल टर्मिनेट इन अ कॉमन थ्रेड्स एंड प्रोड्यूस अ नेस्टेड सेट ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस नेस्टेड सबजोनोमिक एमआरएनए प्रोड्यूस करता है, जो कि उसका एक यूनिक रेप्लिकेशन फीचर है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक नेस्टेड सबजीनोमिक एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? ओरिजिनली एक्स कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट अंडर द नेम ऑफ फीडो। एक कंपनी एक्स है जो अपना प्रोडक्ट फीडो के नाम से बेच रही है। कंपनी वाई बिगिंस टू मार्केट एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब सेम ही प्रोडक्ट था, अंडर द नेम ऑफ फीडो। उन्होंने क्या किया? मान लो एक वो फीडो के नाम से बिस्किट बेच रहे थे, कंपनी एक्स थी। वाई ने क्या किया? वाई ने भी कहा कि भाई हम भी उन्होंने भी बिस्किट बनाया, सेम बिस्किट बनाया, और उन्होंने फीडो के नाम पे भी उन्होंने बेचना चालू कर दिया। बट डिफरेंस यह था कि इन्होंने PHIDO रखा था, इन्होंने FIDO रख दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आएगा, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आएगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आएगा, या नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि कंपनी का कोई पेटेंट तो है नहीं, नाम पे कभी पेटेंट नहीं होता है। कॉपीराइट कंटेंट्स पे, नेम पे जो होता है, हमेशा अगर कहीं से नेम से रिलेटेड आए सेम प्रोडक्ट, जो सिमिलर नेम जो कस्टमर को कंफ्यूज कर सके, प्रोडक्ट के नेम से रिलेटेड अगर कहीं बात आती है, तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे ट्रेडमार्क होता है। वहाँ पे हमेशा क्या होता है? वहाँ पे होता है ट्रेडमार्क। तो इन्होंने क्या किया? ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने नेम्स और उसका ट्रेडमार्क कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल्डाल मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्टेड विद। जो जेल्डाल मेथड में जो नाइट्रोजन वाला सैंपल होता है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं? कुछ क्या यूज करते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड NaOH, फ्यूमिंग HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 या स्ट्रॉन्ग NaC सॉल्यूशन। तो जेल्डाल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम में, और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम में किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। वी कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनियम विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया। आइडेंटिफाई द फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। अब फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन पूछा है, तो फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में क्या होता है? कौन सा है फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन? वो है हमारे पास सेफाट्रोलिन। ठीक है, सेफाट्रोलिन जो है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, सेफाट्रोलिन। ठीक है, और जो किसके अगेंस्ट में? मर्सा के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है। मर्सा क्या होता है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जिसके बारे में हमने एंटीमाइक्रोबियल के लेक्चर में इन डिटेल बात करी है, जाके देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेफाट्रोलिन हो गया। हु इज द CEO ऑफ डॉक्टर रेड्डीज लैब? डॉक्टर रेड्डीज लैब का CEO कौन है इस टाइम पे? तो डॉक्टर रेड्डीज लैब का CEO जो इस टाइम पे है वो है इरेज इजराइली। इरेज इजराइली इज द CEO ऑफ द डॉक्टर रेड्डीज लैब। उस टाइम पे भी थे, अभी भी यही है, तो चेंज नहीं हुआ है, बट कभी कभी करंट में चेंज भी हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना। 1 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी डिग्री केल्विन? 1 डिग्री सेल्सियस होता है कितने डिग्री केल्विन के बराबर होता है? अब देखो यहाँ पे हमें केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्जन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। अब यहाँ पूछा क्या? यहाँ पूछा है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस की वैल्यू 1 हो गई, तो K इज इक्वल टू 1 प्लस 273.15, तो K इज इक्वल टू 274.15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 274.15 विल बी द राइट आंसर। अब देखो बहुत लोग क्या हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे फॉर्मूला याद दिया तो 273.15 फॉर्मूला याद है तो 273.15 लगा के छोड़ दिया कि हाँ यार 273.1, बट 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू भी तो दी हुई है, तो वहाँ पे 1 तो पुट करो ना, तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द किस कौन से डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का था, इसीलिए क्वेश्चन आपका आया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे केमिकल एंड क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और जन औषधि योजना है, तो ये आप सिंपल से समझ सकते हो ना यार, औषधि औषधि मतलब दवाएं, दवाएं मतलब कहाँ, फार्मास्यूटिकल्स। तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। द प्लॉट 1/V वर्सेज 1S वेयर द V इज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड S इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब क्या कि हमारा 1/V वर्सेज 1/S, मतलब यहाँ पे रेट वर्सेज सबस्ट्रेट का जो ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन का जो ग्राफ बनाता है, वो उसको कौन सा प्लॉट बोलते हैं? तो उसका जो सिंपल सा नाम जो है वो है लिन-वीवर-बर्क प्लॉट। ठीक है, लिन-वीवर-बर्क प्लॉट उसको हम लोग बोलते हैं। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट यूज्ड इन एंजाइमेटिक काइनेटिक्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। अब डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो तो रेट का भी रेसिप्रोकल यूज हो रहा है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी रेसिप्रोकल यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्फर कंटेन हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स? कैम्फर में कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं? तो कैम्फर क्या होता है? कैम्फर एक मोनोटर्पीन है। कैम्फर क्या है? एक मोनोटर्पीन। कैम्फर एक मोनोटर्पीन है और क्या है ये बाईसाइक्लिक होता है। ठीक है, क्या होता है? बाईसाइक्लिक होता है। तो कैम्फर एक बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन है, और जब बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन है तो मतलब बाईसाइक्लिक में कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं? 2। बाईसाइक्लिक में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मतलब बाईसाइक्लिक सॉरी मोनोटर्पीन में कितने होते हैं? सॉरी मोनोटर्पीन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं? मोनोटर्पीन में 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। बाईसाइक्लिक का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, मोनोटर्पीन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब 56 क्या कह रहा है? अ डायबिटिक पेशेंट डेवलप्ड बाय द सिलुलिटिस ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ओरियस। ओके, स्टेफिलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन हुआ, डायबिटिक पेशेंट है, विच वाज फाउंड टू बी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट। ओके, कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, मरसा का कॉन्सेप्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन आ गया। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ऑन द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेक्सिन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स विल बी एप्रोप्रिएट एक्सेप्ट। मतलब सारी एंटीबायोटिक्स जो है यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, बट एक एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते। कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर सकते हैं? ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ही समझा दूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस ओरियस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथिसिलिन। अब ये क्या हुआ? ये मेथिसिलिन का रेजिस्टेंट हो गया। अब मेथिसिलिन का जब रेजिस्टेंट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मरसा। मरसा मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस। उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गई वैंकोमाइसिन। उसके लिए हमने दे दिया वैंकोमाइसिन। अब वैंकोमाइसिन का भी रेजिस्टेंट हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वर्सा। वो पानी वाला वर्सा नहीं, यहाँ पे वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस। अब जब वर्सा का भी रेजिस्टेंट हो गया तो वर्सा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? लिनेजोलिड। वर्षा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? वर्षा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गई लिनेजोलिड। ठीक है, अब आप पूछोगे सर अगर लिनेजोलिड का रेजिस्टेंस हो गया तो लिनेजोलिड का रेजिस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेथिसिलिन हो गया आपका, ठीक है, मेथिसिलिन हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, इनका रेजिस्टेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी, बट जो लिनेजोलिड है इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं थी, तो इसीलिए इसका क्या होता है? इसका रेजिस्टेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे लिनेजोलिड यूज करते हैं। और भी कौन को मतलब अब यहाँ पे केवल मरसा का रेजिस्टेंस पूछा था तो वैंकोमाइसिन यूज कर सकते हैं। फिर हम इमीपेनेम छोड़ के बाकी सारी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इमीपेनेम में बीटा लैक्टम रिंग का प्रेजेंट होता है। ठीक, मतलब ये मरसा के लिए हम ये ड्रग यूज कर सकते हैं टेक्योप्लेन में, और लिनेजोलिड का तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द कोरोना पूरे पेपर में कोरोना भर गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन कोरोना वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द होस्ट सेल। वो होस्ट सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पाइक प्रोटीन। सिंपल सी बात है, स्पाइक प्रोटीन जो होता है वो होस्ट सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लिंडलार कैटलिस्ट। अब लिंडलार कैटलिस्ट इससे रिसेंटली 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था जीपैट में। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट होता है हमारा पैलेडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लेड एसीटेट। ठीक है, तो पैलेडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लेड एसीटेट होता है। ठीक है, पैलेडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लेड एसीटेट हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो लिंडलार कैटलिस्ट होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका नॉन फार्मा का क्वेश्चन स्टार्ट हो, थोड़ा सा जो एप्टी से रिलेटेड है। थ्री फ्रेंड्स ABC इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद अ रेशियो 4:5:11. The investment of 1,000 rupees. What will be the profit earned by the A out of the total profit of 100 earned in 2 days? मतलब क्या कि 3 फ्रेंड्स ने इस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किए, 1,000 रुपीज़ की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने 2 दिन में टोटल प्रॉफिट कमाए 100 रुपीज़। अब हमसे पूछा है कि इस 100 रुपीज़ में A को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले जितने भी ये टोटल रेशियोज़ है उनको ऐड कर लेंगे। तो हम जब सारे रेशियोज़ ऐड करेंगे 4 + 5 + 11, तो मतलब कितना हो गया? 20। तो अब इसमें से 4 + 5 + 11 कितना हो गया? 20। अब ए का कितना परसेंट हुआ? ए इज इक्वल टू कितना आएगा? ए का जो
आएगा वो आएगा 4/20, ए का 20 में से 4 है। अब प्रॉफिट कितनी है, तो हमारा क्या टोटल रेशियो है, प्रॉफिट आया 100, तो मतलब ए का जो 100 में पार्ट होगा वो भी 4/20 पार्ट होगा, तो ए का जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4/20 इंटू 100। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20। तो ए ने कितने पैसे कमाए, ए ने कमाए 20 रुपीज़। आपको कुछ नहीं, तीनों रेशियो को आपने जोड़ लिया। अब इन रेशियो के अकॉर्डिंग ए का जो कितना पार्ट आ रहा है, ए का पार्ट आ रहा है जितना इन्वेस्टमेंट में, ए का कितना पार्ट आ रहा है, 4/20 पार्ट आ रहा है। तो जब ए का इन्वेस्टमेंट में 4/20 पार्ट है तो ए का तो प्रॉफिट में भी इतना ही पार्ट होना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो सेम कंडीशन पे वहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट किसको मिल गया, ए को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, हु इज द करंट डीसीजीआई। अब देखो करंट डीसीजीआई, इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है डॉक्टर वीजी सोमानी। तो डॉक्टर वीजी सोमानी, जब ये 2020 का पेपर था तो उसके आंसर शीट में डॉक्टर वीजी सोमानी थे। उस टाइम पे डॉक्टर वीजी सोमानी डीसीजीआई थे, बट अभी डीसीजीआई जो है वो चेंज हो गए हैं। वो कौन हो गए हैं, उनका नाम आप लोग नोट कर लो। करंट डीसीजीआई जो है वो है डॉक्टर राजीव, ठीक है, डॉक्टर राजीव सिंह। अभी नाइपर में कुछ दिन पहले ही आए भी थे, नाइपर के फाउंडेशन डे में। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है, ये करंट डीसीजीआई है। इन्होंने 23 फेब 2023 को अपना चार्ज लिया था, तब वो डीसीजीआई बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रख लो, उनका नाम भी साथ में याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द ऑटोफेजी। ऑटोफेजी से रिलेटेड क्या ट्रू है, कैन बी कंसिडर्ड अ सेल सर्वाइवल पाथवे एज वेल एज अ सेल डेथ पाथवे, might be activated when AMP dependent kinase is inhibited, could release the branch chain amino acid from the muscle, is associated with the movement of the phosphatidyl serine to the outer leaf। तो autophagy क्या होता है, can be considered a cell survival pathway as well as a cell death pathway। ऑप्शन नंबर ए will be the right answer। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रेड्डीज लैब will conduct the phase 3 study of which vaccine in कंथी। अब देखो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे रशियन वैक्सीन स्पुतनिक का जो फेज 3 का ट्रायल था वो किसने, कौन कंडक्ट करा था, डॉक्टर रेड्डीज कंट्री में कराने वाली थी वैक्सीन इंडिया में। तो ये कौन सा था, रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 बी, स्पुतनिक 5 जो आपको पढ़ लो, स्पुतनिक का वो यहाँ पे फेज 3 ट्रायल कराने वाले थे। तो देख लो यार, कोविड-19 में मतलब जो उस टाइम पे रिसेंट में कोविड चल रहा था तो पूरा पेपर कोविड से भर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से अभी कुछ रिसेंट में अगर कुछ चलता है तो उसको आप ध्यान रखना, फार्मा और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ऐसा कुछ, रसिया यूक्रेन, इससे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है बट वो भी नहीं आएगा क्योंकि है तो रिसेंट बट वो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है ना, तो ऐसा नहीं पूछेंगे। यहाँ से फार्मा से रिलेटेड जो भी रिसेंट में चल रहा है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ नई रिसेंट ड्रग अप्रूव हुई है, ठीक है, किसी के लिए नई, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। जर्स हेक्समेयर रिएक्शन इज ड्यू टू, किसके द्वारा ये होता है, ये हमारा बोरेलिया स्पायरोसिट्स, प्लाज्मोडियम वाइब्रेक्स, हर्पीज वायरस या एर्सिना पेस्टेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम कैन बी एनालाइज्ड विद। अब देखो एमबीए वाले भी जाते हैं, फार्मा एमबीए करने भी जाते हैं, तो एक आधा क्वेश्चन उनके लिए भी तो होना चाहिए ना, उनका अलग से इंटरव्यू तो होता ही है बट थोड़ा सा उनको भी तो उनको भी एक बार चेक करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब यही तो नाइपर में आप देखोगे ना तो आपको हर फील्ड के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कंपनी का, किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एट अ गिवन टाइम, और सारे बहुत बेसिक रहते हैं, बहुत एडवांस क्वेश्चन कहीं नहीं रखेगा। तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस आप कैसे पढ़ाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट से कंपनी का ट्रेडिंग आउट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख के आप क्या कर सकते हो, आप उसका वो फाइनेंशियल स्टेटस पता कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछ रहा है, विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन द निकोटिन। निकोटिन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो निकोटिन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो निकोटिन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे यहाँ पे एक पायरिडीन रिंग होगी, ये निकोटिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, देखिए यहाँ पे पायरिडीन रिंग हो गई, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे निकलेगा और एक यहाँ पे पायरोलिडीन रिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, एक यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे पायरोलिडीन रिंग, यहाँ पे एक CH3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो कौन कौन सी रिंग आ गई यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक पायरिडीन रिंग और दूसरा एक कौन सी है, एक है पायरोलिडीन रिंग, ठीक है, 2 रिंग आपको देखने को मिल गई, पायरिडीन रिंग और पायरोलिडीन। ओके, तो यहाँ से अभी हमारा 65 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अभी अपने कितने 35 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फटाफट से स्पीड अप करेंगे और वो क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, एज पर यूएसपी वेट वेरिएशन लिमिट फॉर द टैबलेट ऑफ 250 mg। अब ये बोल रहा है कि यूएसपी के हिसाब से जो टैबलेट का वेट वेरिएशन है 250 mg का, वो कितने % का होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम अगर आईपी और यूएसपी की बात करें तो हम तीन, मतलब यहाँ पे जो अगर 10% की बात करें, ठीक है, वेट मिनट इधर आ जाता है, ठीक है, अगर हम ±10% की बात करें तो आईपी क्या बोलता है हमें और यूएसपी क्या बोलता है, हम लोग दोनों देख लेते हैं। आईपी हमें बोलता है कि 80 mg या लेस,
अगर 80 mg या लेस की टैबलेट है तो हम 10% का वेट वेरिएशन कंसीडर करते हैं। और यूएसपी क्या बोलता है कि 130 mg या उससे कम होना चाहिए। फिर ±75 पे क्या होता है कि अगर 80 से लेके कितना 250 के बीच में है, 80 से 250 तक है एज पर आईपी, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे 7.5% पे। और यूएसपी क्या बोलता है कि अगर 130 से लेके हमारा 324 mg तक है तो अब हम उसको 7.5 पे कंसीडर करेंगे, मतलब तब उसमें 7.5% का वेट वेरिएशन चल सकता है। फिर अगर हम 5% की बात करें तो इसमें अगर ग्रेटर देन 250 mg या ग्रेटर देन 324 mg है तो वो हमारा उसमें ±5% का वेरिएशन आना चाहिए। अब यहाँ पूछा किससे था, यूएसपी से, और टैबलेट की वेट कितनी है 250 mg, टैबलेट का वेट 250 mg, मतलब इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा, मतलब 7.5% विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 7.4। मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो मेथोट्रेक्सेट जो कि जो टॉक्सिसिटी है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एक ड्रग से जो कि कौन सी है, ल्यूकोवेरिन, ठीक है, ल्यूकोवेरिन देके हम लोग उसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो सारी सेल से मिल सकती है एक्सेप्ट किससे नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट भाई साहब नॉट चलेगा, अब एक्सेप्ट आ गए। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें माइक्रोफेजेस से मिलती है, एनके सेल से मिलती है, टी लिम्फोसाइट से मिलती है, बट बी लिम्फोसाइट से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं मिलती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो डी विल बी द राइट आंसर। एमपीटीपी इज अ प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, एमपीटीपी इज अ प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इन एमपीपी प्लस, एमपीपी प्लस में कन्वर्ट होता है बाई एंजाइम, कौन सा एंजाइम। अब एमपीटीपी क्या होता है, एमपीटीपी होता है 1 मेथाइल 4 फेनाइल, ठीक है, 1 मेथाइल 4 फेनाइल 1,2,3, वेट अ मिनट, 1 मेथाइल 4 फेनाइल 1,2,3,6 टेट्रा हाइड्रोपायरिडीन, क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोपायरिडीन, ये एमपीटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये माओ बी के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है किसमें, एमपीपी प्लस में। और जब ये एमपीपी प्लस में डिग्रेड होते हैं तो ये क्या करते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करके ये पार्किंसन के जैसे सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो आओ बी विल बी द राइट आंसर। Which of the following phenomena in cell membrane is energetically expensive and does not occur spontaneously? Rotation of the membrane proteins, rotation of the phospholipids, lateral diffusion of the phospholipid, और the flip flop movement। जो flip flop movement है of phospholipids, ये क्या है, ये एक रेयर फिनोमिना है और ये हमारे पास क्या है, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर देखो एक एप्टी का क्वेश्चन आ गया कि माई मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं लोगों को, बट अगर आप सिंपल सा जैसे बता रहा हूँ ना ऐसे सॉल्व कर जाओगे ना बहुत ईजिली, अभी 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लोगे। आई एम 5 ईयर यंगर देन माई ब्रदर बट 3 ईयर ओल्डर देन माई सिस्टर, इफ माई सिस्टर इज 12 ईयर ऑफ एज हाउ मच ओल्ड माई मदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं हमेशा। अब रिवर्स डायरेक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे देखो किसकी एज दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है सिस्टर की एज ना, तो एक मिनट, सिस्टर की एज कितनी दी हुई है, सिस्टर की एज दी हुई है आपको 12 ईयर्स, ठीक है, सिस्टर की एज 12 दे दी। अब आगे आ जाओ कि इफ माई सिस्टर, फिर आई एम 5 ईयर्स यंगर देन माई ब्रदर बट 3 ईयर्स ओल्डर देन माई सिस्टर, मतलब 3 साल बड़ा हूं मैं अपने भाई से, तो जो मेरी एज क्या हो जाएगी, मेरी एज क्या हो जाएगी, मेरी एज हो जाएगी 12 + 3। और क्या पूछा है कि आई एम 5 ईयर यंगर देन माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई से 5 साल छोटा हूँ। जब 5 साल छोटा हूँ तो मतलब मेरे भाई की एज मेरे से 5 साल ज़्यादा होगी, तो जो ब्रदर की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 12 + 3 + 5 इज इक्वल टू कितनी हो गई, इज इक्वल टू हो गई 20 ईयर्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि माई मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, मतलब मेरी माँ जो है वो मेरे भाई की एज की क्या है, ट्वाइस है, तो 20 × 2 कर दोगे तो मदर की एज आ जाएगी कितनी, 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ के बात को, तो उल्टे डायरेक्शन में आप घूमते चले जाओ, आपका क्वेश्चन निकाल लेगा। ये आ गया 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियल अमीनो एसिड। सब देखो अमीनो एसिड से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपका नाम सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, जो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज ना किए जा सके, उन्हें बाहर से लेने की जरूरत पड़े, उन्हें हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड गिव्स द मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन देता है। तो मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन जो देता है वो देता है ट्रिप्टोफन, और ट्रिप्टोफन कितने रेंज पे देता है, अबाउट 280 नैनोमीटर पे भी ये एब्जॉर्प्शन, 280 नैनोमीटर की रेंज पे ये हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इसका। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा ट्रिप्टोफन के द्वारा देखने को मिलता है। तो 73 का आंसर जो हो जाएगा वो ट्रिप्टोफन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन
कैन बी डन विथ, मतलब हम फंक्शनल ग्रुप किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है वो हमेशा किससे होता है, वो होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। बाकी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा कुछ काम आप भी करोगे कि सब मैं ही करके दे दूँ, तो अब ये आप मुझे बताएंगे कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट देखो नाइपर में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल सिंपल से एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है ना यार, तो मतलब 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे में, तो 120 मिनट 200 क्वेश्चन, तो अबाउट वन क्वेश्चन के लिए आपको 37-38 सेकंड्स मिल रहे हैं, तो उसमें आपको इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कभी आपने अभी इतना क्वेश्चन देखे एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हो, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या तो सीधे आपको, इसीलिए इसमें स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी होती है। और वो एक्यूरेसी आएगी कैसे, वो एक्यूरेसी आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर सकते हो, अगर आप अगर सपोर्ट करोगे इस वीडियो को शेयर करोगे तो मैं चैप्टर वाइज भी PYQs लेके आऊँगा। साथ में मेरा प्लान है कि कम से कम नाइपर से पहले आपको 5 to 6 ईयर्स के PYQ सॉल्व करा दूँ ऐसे ही, और साथ में चैप्टर वाइज तो पूरे करा दूँ, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो क्या है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो जो HIV की वैक्सीन है वो क्या है, वो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होती है, और किससे, वो हमारा प्रोटीन कैरियर से कंजुगेटेड होता है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIBB, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। HIV नहीं, HIB है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर यहाँ पे एक एप्टी का क्वेश्चन आया, ये भी देखो, अब ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन, अभी देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो एक प्रॉफिट लॉस का टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऐसे कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे बस टाइप निकाल लो। एक अभी हमने देखा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, दूसरा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, अब एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो नाइपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आप उसका थोड़ा सा चेंज कर देगा, बाकी टाइप क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जैसे ही आप डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे डायरेक्शन बना लेना, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन बना लेना, इधर क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या कर रहा है, अ पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट 5 किलोमीटर, मतलब हम मान लेते हैं कि हमने उस पर्सन को ऐसे सेंटर में रख लिया, यहाँ पे हमारा पर्सन है, वो क्या हुआ, वो वेस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, यहाँ से गया इधर कितना 5 किलोमीटर चला गया इधर, ठीक है। फिर टर्न लेफ्ट, अब ये यहाँ से जब वो लेफ्ट लेगा, तो वहां से जब वो लेफ्ट लेगा तो किस टाइप में घूमेगा, वो घूमेगा साउथ की डायरेक्शन में। अब देखो जैसे आप हो तो आप अपने आप को ऐसी इस डायरेक्शन में फेस कर लो, फेस करके आपका देखो आपका लेफ्ट हैंड किधर घूम रहा है, आपका लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ घूमेगा, तो वो इधर साउथ की डायरेक्शन में घूमा, और कितने किलोमीटर गया, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, भाई ने 3 किलोमीटर कवर किए। फिर एंड टर्न राइट, अब वहां से फिर उसने राइट टर्न किया, राइट टर्न करेगा तो वो फिर से वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ से जाके भाई ने 9 किलोमीटर कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ से डर के चल गया 9 किलोमीटर कवर हुए। अब क्या हुआ, फिर देन ट्रेवल नॉर्थ 3 किलोमीटर, अब वो वापस किस डायरेक्शन में जा रहा है, वापस वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में वापस से वो 3 किलोमीटर चल गया। अब पूछ रहा है कि वे हाउ फॉर ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ए भाई साहब। अब देखो सिंपल सी समझिए, अब ये 3 और ये 3 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये यहाँ से लेके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, और ये यहाँ तक की, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर ये था, 5 ये हुआ, और बचे हुए 9 ये हुए, टोटल कितने हो गए, टोटल 9 + 5 पर इज इक्वल टू टोटल 14 किलोमीटर चल गई है सब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 किलोमीटर। ऐसे ही डायरेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आपका काम इजीली हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसे ही डायरेक्शन सिंपल सिंपल सा पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था, है तो 15th फाइनेंस कमीशन जो आया था हमारा 15th फाइनेंस कमीशन, उसका चेयरमैन कौन था, उसका चेयरमैन थे NK सिंह साहब, जो उसके चेयरमैन थे 15th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आता है, सिनोनिम ऑफ अबेयंस, अबेयंस का सिनोनिम क्या है, अबेयंस का जो सिनोनिम होता है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है रिजर्व, अबेयंस का क्या मतलब होता है, रिजर्व, टेम्परेरी हाल्ट और होल्डिंग सिमिलर टू रिजर्व स्टेटस जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अबेयंस उसका एक टर्म है, वो होता है रिजर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकोसिलिन एक्ट एज, बिकोसिलिन कैसे एक्ट करता है, बिकोसिलिन जो होता है वो हमारा एक्ट करता है एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है, किस पे, गाबा ए पे, और गाबा ए का भी ये कौन सा एंटागोनिस्ट है, गाबा ए का भी एक कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट टू द गाबा ए रिसेप्टर होता है हमारा कौन सा, बिकोसिलिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अभी जहाँ एक्सप्लेन करने की बात आएगी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, अभी सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे, वैसे वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, अब आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल बेस, इसमें कौन सा ऐसा बेस है जो क्या है, जो वाटर सॉल्युबल बेस है, ठीक है, कौन सा बेस है जो वाटर सॉल्युबल है। ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है आपके, सॉफ्ट पैराफिन ऑप्शन में है, उसके बाद आपके ऑप्शन में है हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, फिर आपके ऑप्शन में कोकोआ बटर है, और वैसेलिन है, कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या है
जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल बेस है। तो वाटर सॉल्युबल बेस हमारा कौन सा है? वाटर सॉल्युबल बेस है हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज इज अ वाटर सॉल्युबल बेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि रेमडेसिविर वाज ओरिजिनली क्रिएटेड एंड डेवलप्ड इन 2009 फॉर द हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन बाई, मतलब बाद में तो ये कोरोना वायरस के लिए आया था, बट इनिशियली ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इन 2009 में रेमडेसिविर को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? फॉर हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के लिए। तो जो इनिशियली डेवलप किया गया था वो जिलैड साइंसेस के द्वारा डेवलप किया गया था रेमडेसिविर को। ठीक है, किसके लिए? हेपेटाइटिस के लिए। पहले हेपेटाइटिस सी के लिए किया, फिर इसको इबोला के लिए भी सर्च किया गया, फिर कोविड-19 के लिए भी इसका इफेक्ट देखा गया था। ठीक है, तो ये रेमडेसिविर का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, द एम फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन इज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग आफ्टर ओपनिंग द पैकेज, व्हाट आर द कंडीशन, मतलब अगर ड्रग की ओपनिंग, हमें पैकेज ओपनिंग के बाद अगर ड्रग की कंडीशन डिटरमाइन करनी है स्टेबिलिटी, तो किस कंडीशन पे हम लोग उसको चेक करेंगे? तो उसको हम लोग सिंपल से चेक करेंगे किस पे, क्योंकि ओपनिंग के बाद वो रूम टेम्परेचर पे रहने वाली, तो रूम टेम्परेचर पे 0 से 4 हफ्ते तक के लिए उसकी हम लोग चेक करेंगे इन रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्जन इज अचीव्ड बाय, तो बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड का कन्वर्जन है वो कैसे अचीव किया जाएगा? तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास सी, यहाँ पे ऊपर COOH लग गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया, और इधर से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? यहाँ से बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे COCH। तो यहाँ पे जो बीच में हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट्स का पूछा है कि कौन कौन से रिएजेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे होता है SOCl2 होता है, SOCl2, साथ में इसके साथ में होती है क्या? इसके साथ में होती है पायरिडीन। ठीक है, SOCl2 और पायरिडीन होता है, और उसके बाद इसमें से जिसमें से HCl और SO2 का रिलीज होता है, HCl एंड SO2 रिलीज हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है क्या? हमें मिल जाता है बेंजोइक एसिड से मिल जाता है बेंजोइल क्लोराइड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज SOCl2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, तो SOCl2 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स, अब देखो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर एक्स थे भाई साहब, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने लोन लिया फॉर 6 साल की, 6 साल के लिए लोन लिया इन्होंने, कितना? 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर टोटल इंटरेस्ट जो दिया इन्होंने वो कितना दिया? वो दिया 1230 रुपए, टोटल इंटरेस्ट दिया 1230। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? इसके लिए हमें सिंपल से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 1230 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल को ऐसे रख दो। रेट कितना है? 5% के रेट पे गया। टाइम कितना है? 6 ईयर्स के लिए, और कितने दिए? 100। ठीक, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इससे अगर हमें प्रिंसिपल का वो करना होगा तो P का वैल्यू कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा अपने पास 1230, वेट अ मिनट, P इज इक्वल टू 1230 ना, जो कि हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, इनटू क्या आ जाएगा अपना 100 अपॉन अपना R इंटू 6 मतलब 5 इंटू 6। ठीक है, अब जब यहाँ पे करोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 20, फिर इसको 6 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 205। जब इनका आपस में 20 इंटू 205 करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4100। ठीक है, तो 4100 जो होगा ये इनका प्रिंसिपल अमाउंट था। अब इसको आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक करने के लिए SI को हटा दो, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रख के सॉल्व कर लो, आपको 1230 की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे हम लोग बढ़े। अब 85 भी क्या था? 85 भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया इन्होंने, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल ही है बट आपको समझना पड़ेगा। क्या पूछा है कि इसमें पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर इज रुपीज, मतलब पहले सिंपल इंटरेस्ट था एक अमाउंट पे 3 साल के लिए 225 रुपीज, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द 2 ईयर्स इज 165, मतलब सिंपल इंटरेस्ट उस पर 3 साल के लिए लगा कितना? 225 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा उससे सेम के लिए? 165 रुपीज। अब उसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फाइंड द रेट परसेंट, अब कितने परसेंट पे लग रहा था वो हमें पता करना है। तो उसके लिए सिंपल से आपको समझना है, मतलब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है SI 3 ईयर के लिए दिया हुआ कितना? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर विच इज इक्वल टू उन्होंने दिया 225। ठीक है, फिर CI ये कितना? 2 ईयर के लिए ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 165। ठीक, ये इतना दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कि किस रेट पे लगे थे दोनों, ये आपको पता लगाना है। ठीक, चलो तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए है 75 रुपीज, अगर हम इसको 1 ईयर के लिए निकालना चाहें तो कितना होगा? 1 ईयर के लिए निकालना चाहते ये हो जाएगा 75। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक डिफरेंस पता है? पहले साल जो होता है फर्स्ट ईयर में दोनों सेम होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम होता है। अब जैसे मान लो कि हमने अगर
क्या किया कि हमने 100 रुपए किसी को दिए। पहले मैं आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बता दूं। अगर हमने 100 रुपए किसी को दिए, ठीक है, अब उस 100 रुपए में फर्स्ट ईयर क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपए ही है। सेकेंड ईयर क्या होता है, सेकेंड ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके लिए तो प्रिंसिपल सेम ही रहता है, बट मान लो इस पे फर्स्ट ईयर दोनों को 10 रुपए इंटरेस्ट भी आया, तो सेकेंड ईयर भी क्या होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपए पे ही लगेगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा वो किस पे लगने लगेगा, अब वो 110 रुपए पे लगने लगेगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कि उसमें जो आपका इंटरेस्ट होता है वो सेकंड ईयर से इंटरेस्ट ऐड करने के उस पर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों में डिफरेंस था, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ठीक है? अब इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया कितना, 2 ईयर की अगर बात करें तो 2 ईयर की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 165, और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना लगेगा, 1 साल पे 75 है तो 2 साल पे 150 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, वो 15 का आ रहा है, डिफरेंस आया 15 का, ठीक है। अब ₹15 इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब क्या है, सिंपल सी ये बात है कि 15 रुपए 1 साल के पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर 15 रुपए एक्स्ट्रा आया, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट था 75 रुपीज, उस पर 15 रुपए एक्स्ट्रा आया, तो 15/75 इंटू 100 जब हम कर देंगे तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया, सिंपल सी बात है, तो 20% का आंसर। मतलब सिंपल सा आप समझो कि जो सिंपल इंटरेस्ट था 2 साल के लिए वो 150 था, 150 मतलब नॉर्मल जो रेट चल रहा था उसी पे। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना आया, सेकंड ईयर में कितना आ गया, वो 165 रुपीज आ गया, 165 रुपीज मतलब 15 रुपए ज्यादा आया, तो मतलब 1 साल का जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट था उस पर वो 15 रुपए ज्यादा आ रहा है, मतलब 15 आउट ऑफ 75 इंटू 100 करेंगे तो 20% का जो होगा वो आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार थोड़ा सा पीछे करना, फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, 20% का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन गेट्स 1 रुपी फॉर ईच सक्सेसफुल हिटिंग एंड 1 रुपी इज लॉस्ट फॉर ईच मिस्ड टारगेट्स। इफ द टोटल चांसेस इज टेकन बाय द पर्सन आर 100 एंड अर्नड रुपीज आर 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास सक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब वो अगर एक बार टारगेट सही हिट करता है तो उसको कितने 1 रुपए मिलते हैं, और अगर एक बार टारगेट वो गलत हिट करता है तो 1 रुपए उसके लॉस्ट हो जाते हैं। अब टोटल चांस पर्सन को दिए गए थे कितना, 100, और उसके बाद उसने 30 रुपए कमाए, तो कितने सक्सेसफुल अटेम्प्ट उसने मारे। तो आ जाओ फिर सक्सेसफुल अटेम्प्ट निकालते हैं हम लोग। तो अगर हम मान लो एक्स को ले लेते हैं क्या, सक्सेसफुल, ठीक है, और वाई को हम लोग ले लेते हैं क्या, अनसक्सेसफुल, ठीक है। एक्स सक्सेसफुल हो गया और वाई जो था वो अनसक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पे दिया है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, टोटल अटेम्प्ट कितने, 100 थे टोटल अटेम्प्ट, और x माइनस वाई, क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हटा दोगे तो x माइनस वाई कितना है, उसने 30, 100 रुपीज़ कितना 30 उसने कमाए हैं, 30 रुपीज़, क्योंकि ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हटा के तो 30 रुपये कमाया है उसने, टोटल सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मिला के तो कितना था, 100 था। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 30। अब यहाँ पे वाई वाई तो कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना 130, तो जिससे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 65, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 65 ना, 130/2 करेंगे तो x की वैल्यू जब इधर से जाएगी तो 130/2 इज इक्वल टू 65, x की वैल्यू जब 65 हो गई तो वहाँ पे टोटल सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने लिए थे भाई ने, तो टोटल सक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे 65, तो आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला सा क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज अ ग्राम वॉल्यूम पर, मतलब क्या कौन सा कंसंट्रेशन है, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो होता है हमारा नॉर्मेलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इन द डाइट। अब यहाँ पे कौन से हमारे पास अमीनो एसिड जो नॉट नेसेसरी होता है वो होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो हमारे डाइट से लेना जरूरी नहीं होता है, तो कौन सा यहाँ पे है, वो है सेरीन। तो इसलिए आपको इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि सेल्फ असेंबल्ड क्लोज्ड कोलॉइडल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द लिपिड बाइलेयर आर कॉल्ड, मतलब सेल्फ असेंबल्ड क्लोज्ड कोलॉइडल स्ट्रक्चर जो लिपिड बाइलेयर से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि जो सेल्फ असेंबल्ड क्लोज्ड कोलॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं जो लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लाइपोसोम्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लाइपोसोम्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपोसोम्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंप्रोमाइजेज अ हाइड्रोफोबिक कोर एंड हाइड्रोफिलिक सर्फेस। सिंपल सी बात है, हाइड्रोफोबिक कोर एंड हाइड्रोफिलिक सर्फेस किस में होता है, मिसल्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे मिसल्स में क्या होता है, माइसल्स या मिसल्स जो आप बोलो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर जो कि टेल्स होते हैं, और हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर जो कि क्या होते हैं, हेड्स होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन इज क्लासिफाइड एज एंटी एस्ट्रोजन
एंटी प्रोजेस्टेन, एंटी एंड्रोजन या एंड्रोजन, किसके फॉर्म में? तो टैमोक्सिफेन जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और इसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं? हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा क्या है, ये एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है हमारी टैमोक्सिफेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 92 क्या कह रहा है कि अमॉन्ग द ब्यूटेन कन्फॉर्मर्स, ब्यूटेन के जितने कन्फॉर्मर्स है, विच अकर एट एनर्जी मिनिमा ऑन द ग्राफ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी वर्सेस डाइहाइड्रल एंगल। मतलब क्या कह रहा है कि जो एनर्जी मिनिमा में कौन सा होगा हमारा, जब हम ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइहाइड्रल एंगल के बीच का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एनर्जी मिनिमा में कौन सा आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा ब्यूटेन का, कौन सा कन्फॉर्मर आएगा? सिन पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर या गॉज फॉर्म या इक्लिप्स फॉर्म, कौन सा फॉर्म आएगा? तो देखो सिंपल सी बात है, जो ही हमारा जो ग्राफ में आता है वो सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर्स आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस और टोरिजनल स्ट्रेन जो होती है वो मिनिमाइज होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस एंड टोरिजनल स्ट्रेन दोनों क्या होते हैं? मिनिमाइज होती है। तो अगर हम एंटी पेरीप्लेनर की बात करें तो उसमें भी मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप 180 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं दोनों, और यहाँ पे गॉज में भी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे दोनों आंसर थे। यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर भी करेक्ट आंसर था और गॉज फॉर्म भी यहाँ पे बी एंड सी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फ्लैक्चुएलेंट्स इज यूज्ड एडेड टू द एंटासिड? एंटासिड में कौन सा एंटी फ्लैक्चुएलेंट ऐड करते हैं ताकि जो यहाँ पे बबल्स जो है वो उससे कम कम किया जा सके? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइमेथिकॉन। साइमेथिकॉन का हम लोग यूज़ करते हैं। साइमेथिकॉन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो वो क्या करता है, वो सरफेस टेंशन ऑफ गैस बबल्स को रिड्यूस करता है साइमेथिकॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। फटाफट से हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करने के पास आ चुके हैं। द डाईहाइड्रोपाइरिडीन ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल? तो डाईहाइड्रोपाइरिडीन किस टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है? डाईहाइड्रोपाइरिडीन जो होता है वो एल टाइप के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करती है डाईहाइड्रोपाइरिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which reaction on the stone leads to the silencing of the gene? स्टोन पे कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो जीन की साइलेंसिंग कॉज कर देता है? स्टोन की वजह पे ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है? तो जो जीन साइलेंसिंग होती है स्टोन में वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मिथाइलेशन रिएक्शन के कारण होती है, ड्यू टू द मिथाइलेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। बेबी शैम्पू कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट एज अ डिटर्जेंट? बेबी शैम्पू में ऐसा कौन सा सर्फेक्टेंट होता है जो डिटर्जेंट के होता है? क्योंकि बेबी शैम्पू में क्या होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसमें हम लोग लेस इरिटेटिंग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा कौन सा है? वो है हमारे पास कौन सा हम यूज़ करते हैं उसमें? एम्फोटेरिक इंडाजोल डेरिवेटिव, दैट इज मिरांडा। ठीक है, मिरांडा का हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो एसएलएस से कम इरिटेटिंग होता है। नॉर्मल में हम लोग एसएलएस का यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे हम लोग एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट दैट इज मिरांडा का यूज़ करते हैं, इंडाजोल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया सिंपल एंड कंपाउंडेड टेस्ट का। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। इफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज एक्स इन्वेस्टमेंट की गई, इन विच द सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, इफ द अमाउंट डबल्स इन ईयर्स व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम? अगर रेट जो है वहां पे क्या हुआ कि एक्स दिया है, उसका तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, अगर वो अमाउंट डबल हो रहा है ईयर्स में, तो उसमें क्या होगा कि व्हाट वुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा? तो हमें पता है कि एस आई इज इक्वल टू, हमें ये पता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें हमें ये पता है कि अगर अमाउंट जो है उसको हम लोग डबल कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक, इस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो अब यहाँ से पी टू पी कैंसिल हो गया। अब हमें क्या बचा? हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो क्या बचा? वो बचा 1 इज इक्वल टू आर इंटू टी बाई 100। अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा रेट, तो आर इज इक्वल टू 100 बाई टी। और अगर हमारा जो टाइम है वो कितना है? 5 ईयर से फॉर द डबलिंग ऑफ द उसमें, तो जो हमारा रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 बाई 5। तो यहाँ पे कट के कितना रेट आएगा? 20% विल बी द राइट आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 20% विल बी द राइट आंसर। समझ गए बात को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20% विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फुल फॉर्म फाइंड द सिनोनिम ऑफ द साइमेरा। साइमेरा का जो सिनोनिम है वो क्या है? वो होता है इल्यूजन। किसी तरीके का एक इल्यूजन क्रिएट करना, इल्यूजरी वे होना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? काइमरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिनोनिम एंटोनिम देखो यार, ये तो हमेशा लक का चांस होता है मेनली, कि अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इजीली कर ले जाओगे, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो 1-2-3 क्वेश्चन रहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ना पढ़ जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा आप जो आपके जैसे ये एफटी के क्वेश्चन आप उसको पढ़ सकते हो, साथ में आप फार्मा पोर्शन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स डज इर्गोलिन कंटेन्स? इर्गोलिन में कौन सा रिंग होता है? तो जो इर्गोलिन होता है उसमें कौन सा रिंग होता है? उसमें होता है अपना इंडोलो 4,3 और 3,5G इक्विनोलिन रिंग उसमें प्रेजेंट होता है। रिंग फ्यूजन की वजह से ये इंडोल डेरिवेटिव होता है जिसमें रिंग फ्यूजन की वजह से यहाँ पे ये रिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। दिस इज एन इंडोल डेरिवेटिव।
ओके, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आप बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइनिन इज एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड विद द ब्रेन डेथ। ऐसा कौन सा साइटोकाइनिन है जो पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है और वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ब्रेन डेथ से। तो कौन सा ऐसा साइटोकाइनिन है, वो है IL-6। IL-6 का जब लेवल बढ़ जाता है तो हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होता है, जिससे क्या होता है, सीवियर कंडीशंस देखने को मिलती है, लाइक ब्रेन डेथ हो सकता है। ठीक है, तो ये आज के टोटल 100 क्वेश्चन हमने कवर किए। अगर आपने एंड तक पूरा वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, आपको नाइपर के पेपर पैटर्न का आइडिया लगा होगा, आपको नाइपर का पेपर कैसे आता है वो पता चला होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अभी इसका एक पार्ट हुआ है, अभी रिमेनिंग 100 क्वेश्चन बाकी हैं, तो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन को भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो बट उसके लिए आपको बताओ, आप कमेंट बताओ कि वीडियो कैसा लगा, चीज़ें कैसे लगी आपके। इस 100 क्वेश्चन मतलब टोटल 50 मार्क्स हुए, 50 में से आपको कितने मार्क्स अचीव हुए आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, जाके वहाँ फॉलो कर लो। नोट्स आपको इधर मिल जाएगा और आप वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, उसके लिए आप जाके हम विजिट कर सकते हो। सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, और क्या-क्या चीज़ें मैं ला सकता हूँ नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाओ यार जब कमेंट करोगे आप, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो है नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कमेंट सेक्शन। तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे हम मुझे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।